हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है लेक्चर नंबर 10 तक हो गया था। इससे पहले मैं डीसी मशीन के लेक्चर चला रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे जो है इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो है दोनों सब्जेक्ट की बराबर से आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कलर कोडिंग मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कैसे हम पावर फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ना, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ना, ठीक है ना, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इतने सारे टॉपिक हो गए हैं तो उनमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसमें बताया था। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके तभी काम आएंगे जब आपको जो है उन कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाना आएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सॉल्यूशंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम जितना ही मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उन्हीं टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल जैसे ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स, केसीएल, केपीएल, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए, कलर कोडिंग, इन सब पे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11, जहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ के ले रहा हूँ, कुछ केसीएल के ले रहा हूँ, कुछ केवीएल के ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ले रहा हूँ। तो बहुत सारी हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आप जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पे रिगार्डिंग है। ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था, वहां से आपको एक फॉर्मूला मिला होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। सभी को पता होगा ओम्स लॉ क्या होता है। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लोइंग करंट होती है आई, वो हमेशा उसके अक्रॉस वोल्टेज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कंडीशन क्या होती है, उसके फिजिकल जो है कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। भौतिक अवस्थाओं में बिना परिवर्तन किए गए वोल्टेज करंट, उसमें फ्लो होने वाली धारा जो होती है वोल्टेज के समानुपाती होती है, ठीक है। मीन्स वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और उसे क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बताया था V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या V इज इक्वल टू आई आर। मीन्स ओम्स लॉ दिखाता है हमारा वोल्टेज और करंट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, कैसी होती है, लीनियर होती है। लीनियर का मतलब होता है अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर आई बटन पे जाकर के ये लेक्चर्स को देख सकते हो, मैंने अच्छे से बताया ओम्स लॉ को, ठीक है। मीन्स वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होती है कैसी होती है, लीनियर होती है। जिस रेशियो में आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी रेशियो में हमारी करंट भी इंक्रीज होती है। मान लीजिए पहले वोल्टेज 4 था, करंट 2 थी, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 2। अब क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका 6 हो गया, करंट आपका 3 हो गया, कितना आएगा, तो भी 2। तो ये रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है उसी हिसाब से बढ़ेगी, तो कांस्टेंट हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या ओम्स लॉ में होता है, ठीक है। ओम्स लॉ में किस प्रकार से आप वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप होती है, लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ सर्किट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 8 एम्पेयर की करंट है, और यहाँ आपको फाइंड करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज आपको दे रखा है 100 वोल्ट, R आपको निकालना है ना। R क्या करना है, आपको निकालना है। तो R का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, पैरेलल में इनको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करके आएगा 10 इंटू 10 अपॉन 20, है ना। ऐसे तो करते हैं 1/10 प्लस 1/10, तो ये आ जाता है 10 इंटू 10 अपॉन 20, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा R डैश मान के चलता हूं इसको, तो R डैश आ जाता है 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, अब देखिए ये पैरेलल में है, ठीक है ना।
पैरेलल में मैंने आपको हमेशा बताया, अगर यहाँ से 8 एम्पीयर करंट जारी है और ये करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जा रही है, तो जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो जाती है ब्रांच में, वो दोनों ब्रांच, वो दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके समांतर क्रम में माने जाते हैं। ठीक है ना। करंट जहाँ पर भी डिवाइड होगी तो वो दोनों ब्रांच कैसे हो जाएंगी, पैरेलल में हो जाएंगी। जहाँ पर करंट, वही करंट जाएगी, सेम करंट फ्लो होगी, वो हमेशा सीरीज में होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब I इज इक्वल टू बी बाई आर टी। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर मेरा आया, अब ये कितना हो गया, पैरेलल में सॉल्व करके 5 ओम। अब देखिए R और 5 कैसे कनेक्ट हैं, अब दोनों के दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस RT कितना हो जाएगा, R प्लस 5। ठीक है। सो अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखो, I की वैल्यू कितनी है, सर्किट करंट कितनी है आपकी, 8 एम्पीयर की करंट है। ठीक है ना। सो 8 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन R प्लस 5, V अपॉन RT। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है 8R प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 100। 8R इज इक्वल टू 100 माइनस 40, सो ये आ जाएगा 60। ठीक है। सो R की वैल्यू हो जाएगा 60/8, है ना। और इसको सॉल्व करके आएगा 7.5 ओम। तो आपको R की वैल्यू क्या मिल रही है, 7.5 ओम। जिस स्टूडेंट को आ जाता है वो जो है वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की पहले कोशिश करें। पहले कोई भी स्टूडेंट अगर ट्राई करना चाहता है तो पहले वीडियो को पॉज करें, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आता तो देन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो R की वैल्यू होगी 7.5 ओम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जो स्टूडेंट कर सकते हैं अच्छी बात है, कई स्टूडेंट कर लेंगे इससे आसानी से। ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो लोग शुरू प्रैक्टिस करें तो वो देखें। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें R की वैल्यू निकालनी, मीन्स इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। ठीक है। और इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर इसमें ना तो आप सर्किट करंट दे रखी है, सर्किट करंट दे रखी होती है यहाँ पे, तो आप आसानी से I इज इक्वल टू V बाई आर का फॉर्मूला लगा के आसानी से कर लेते हैं। बट इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर जो करंट दे रखी है, इस R रेजिस्टेंस में करंट दे रखी है 2 एम्पियर की, बट आपको सर्किट करंट नहीं दे रही है। ठीक है। बट लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आपको सर्किट करंट तो दे नहीं रखी है, लेकिन आपको फाइंड भी क्या करना है, R फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। ठीक है। मान लीजिए करंट डिवीजन रूल हमें अप्लाई करना है, और किसके लिए अप्लाई करना है, इसी के लिए अप्लाई करना है। करंट डिवीजन रूल से हमें क्या मिल जाएगी, सर्किट करंट मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। और फिर हम लास्ट में V अपॉन R का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करें। आप देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में, इस अननोन रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की। तो ये इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल क्या बताया था मैंने आपको, मैंने करंट डिवीजन रूल बताया था। जिन लोगों को लेक्चर्स नहीं देखे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। चलो मैं इस टाइम R और 10 की बात करता हूँ। ठीक है। एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस ये पर 10 है, जैसे यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ से कोई करंट I आ रही है। ठीक है। I करंट यहाँ से आ रही है, तो हमें निकालना है इसमें, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू। आपको सर्किट करंट पता है कितनी है, I। ठीक है। तो मान लीजिए इस R में I1 करंट जाती है और इसमें I2 करंट जाती है। तो करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, R में करंट की वैल्यू निकालनी है जो I1 है। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सर्किट करंट है इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, इस वाले, क्योंकि आप I1 निकाल रहे हैं ना, तो I1 में रेजिस्टेंस ये है, लेकिन इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है, 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड कर दो, R प्लस 10। अगर आपको ये निकालना है I2, तो तब क्या होगा, सर्किट करंट I इनटू ये रेजिस्टेंस नहीं, इसका अपोजिट वाला R, और ये आ जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आर में कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर, तो मैंने 2 लिख दिया। मीन्स I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर है, तो 2 लिख दिया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान हमें सर्किट करंट नहीं पता है, तो I इंटू 10/R+10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर्किट करंट ये हो गया। अब यहाँ से सर्किट करंट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका, इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 10I/R+10 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से I की वैल्यू, सर्किट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/10/R+10, और ये 10+R ऊपर चला जाएगा आपका /10, और ये सॉल्व करके आएगा 20+2R/10। देखिए, करंट डिवीजन रूल लगाने से मैंने सर्किट करंट क्यों निकाली, क्योंकि अब मैं सर्किट करंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और दोनों करंट को बराबर रखूंगा। ठीक है, वहां से मेरा क्या हो जाएगा, आर निकल जाएगा। इस तरह से आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसी तरह से आपको सोचना है, और ये चीज़ आप फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलने वाला। जब तक आप सर्किट सॉल्व नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक नहीं होने वाला। ठीक है, और इस प्रकार के सर्किट्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका तो करंट डिवीजन रूल लगाने से मुझे पता चला, जब मैंने इस वाली ब्रांच पे करंट डिवीजन रूल लगाया, तो यहाँ से मुझे सर्किट करंट I की वैल्यू कितनी मिल गई है, 20+2R/10। मतलब ये सर्किट करंट है, मतलब सर्किट करंट का मतलब सोर्स से ये करंट निकल रही है, ये करंट। ठीक है, कितनी करंट निकल रही है सोर्स से, ये करंट निकल रही है 20+2R/10। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये तो मैंने निकाला I की वैल्यू करंट डिवीजन रूल से। अगर मैं ओम्स लॉ से निकालूं I = V/R से, तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए मुझे R फाइंड करना पड़ेगा इस पूरे सर्किट का। तो करिए, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, तो R डैश कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 10 × R, है ना। पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका क्या है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 10+R कर दो, है ना। कब तक 1/10 1/R, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, सीधे शॉर्टकट। ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं इसको पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो ये ऐसा आ गया, मीन्स ये कैसा आ गया आपका, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके कैसा आ गया, (10R/10+R). ठीक है, अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो नाउ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10+10R/10+R। ये सॉल्व करके हो जाएगा 100+10R+10R/10+R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100+20R। अब बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, 10+R, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या आ गया आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ओम्स लॉ में आपने क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये RT निकाल दिया, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में इसको इस वैल्यू को रखो, तो I की वैल्यू कितनी आई हमारी, I की वैल्यू हो जाएगी 100 जितना हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको फाइंड करके कितना आया था, RT की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। तो ये मैंने ओम्स लॉ के हिसाब से I = V/RT कर दिया। V की वैल्यू 100, RT हमने फाइंड किया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आना चाहिए आपका। ठीक है, ये सर्किट करंट जो मैंने निकाली है, ये मैंने करंट डिवीजन रूल से निकाली है, आपने इससे पहले देखा हो। ठीक है, और ये सर्किट करंट मैंने कैसे निकाली है, बस 2 तरीके यूज कर दिए। एक सर्किट करंट मैंने करंट डिवीजन रूल से फाइंड कर दी, और एक सर्किट करंट मैंने कैसे फाइंड कर दी, वोल्टेज में डिवाइड कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड कर दिया, है ना। अब बाद में हम दोनों को इक्वल कर देंगे, हमें तो करंट तो चाहिए नहीं, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए ना। यही चीज़ आपको सोचना कि कैसे सॉल्व होगा, ये प्रैक्टिस करके ही होता है। ठीक है, तो I = हो जाएगा 100, ये 10+R ऊपर चला जाएगा, 20R+100, और ये हो जाएगा हमारा 1000 + 100R/20
20R प्लस 100। ठीक है, अब ये आई आपको मिल गई किस फॉर्मूले से, टोटल सर्किट की करंट इस वाले फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से आपको ये मिल गया, और करंट डिवीजन रूल से आपको ये मिल गया। तो दोनों तो सर्किट करंट आई ही है, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, दोनों तो सर्किट करंट है। अब इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। यही सोचना होता है हमको कि हमें चाहिए क्या। अब दोनों को इक्वल, हमें करंट नहीं चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस चाहिए। अब इक्वल रखूंगा तो एक ही क्वांटिटी है आर, निकल जाएगा वो। तो इन दोनों को जब मैं इक्वल रखूंगा तो इक्वल रखने पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपकी सर्किट करंट, ये जो सर्किट करंट निकली है करंट डिवीजन रूल से निकली है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2R अपॉन 10, और ये आपका निकला है ओम्स लॉ से। 1000 प्लस 100R डिवाइड में 20R प्लस 10, 20R प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस R अपॉन 10। ऊपर यहाँ 100 कॉमन आएगा, 100 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, प्लस 10R, सॉरी R क्योंकि 100 बाहर है ना, डिवाइड में 20 कॉमन ले लो तो ये भी आ जाएगा आपका R प्लस 10, ये कट जाएगा, R प्लस 10, 10 प्लस R सेम क्वांटिटी कट जाएगा, 20 से 100 कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 10 प्लस R इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 10 प्लस R इज इक्वल टू 25, सो R इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। बाकी तो सब कैलकुलेशन है, मेन है आपका कंसेप्ट, और मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था। इसमें करंट डिवीजन रूल लगा के मैंने सर्किट करंट आई की फाइंड की, वो हमारा ये आया, और जब मैंने ओम्स लॉ लगाया आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये आया। तो दोनों को क्या करते हैं बराबर, क्योंकि हमें पता है हमें एक ही वेरिएबल्स निकालना है, और वो वेरिएबल आर है, क्योंकि आर पूछा है आपको। ठीक है ना, तो ये आपको मिल गया रेजिस्टेंस 15। अब आप सर्किट करंट भी इसमें निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50 ओम। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार के सर्किट सॉल्व करना है। ये तभी होगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहां पर हमने निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट आपको दे रखा है, जहाँ पर आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब इस प्रकार के रेजिस्टेंस, इस प्रकार के सर्किट में कैसे हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ध्यान से इसको देखो। जहाँ पर भी आपको वायर लगे हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करनी है, नंबरिंग कर देनी है। पहले देखो, ये 6 ओम और ये 6 ओम यहाँ पर ये इस एक वायर से शॉर्ट किए गए, ये 6 ओम और ये 6 ओम इसका यहाँ से इस प्रकार से शॉर्ट किए गए। तो इसको नंबर देता हूँ मैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने देखना है सबसे पहले 6 ओम का यहाँ पर ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट में ये पहला 1 फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 1 पॉइंट और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों आपस में कैसे हैं, शॉर्ट हैं। शॉर्ट का मतलब जब कोई भी दो रेजिस्टेंस शॉर्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इक्विवेलेंट 0 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस 0 है, मतलब 1 और 3 को मैं एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है ना, 1 और 3 हमारा एक ही पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, शॉर्ट करे हुए हैं एक वायर के थ्रू। ठीक, तो इस प्रकार से जब मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो इसका 1 और 3 के बीच रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 1 एंड 3। ठीक, ऐसे 2 और 4 भी क्या हुए हैं, आपस में शॉर्ट करे हुए हैं। तो 2 और 4 आपस में जब शॉर्ट करे हुए हैं तो उनके बीच 2 और 4 का पॉइंट हम एक ही मानेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, मीन्स ये एक ही पॉइंट हो गया। ये दोनों शॉर्ट कर दिए तो आप इनको एक पॉइंट ले सकते हो। जैसे 1 और 3 शॉर्ट हुए तो इसको एक पॉइंट लिया। ऐसे ही हम बी पे जो है 2 और 4 ये शॉर्ट करे हुए तो ये एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच कौन कनेक्ट है, 6 ओम कनेक्ट है, तो 1 और 2 के बीच कनेक्ट है
6 ओम, और 1 हो गया, ठीक। मतलब ये पॉइंट है 6 ओम, ये कनेक्ट है, ये 1 और 2 के बीच, ये 1 2 2 और 3 के बीच भी 6 ओम कनेक्ट है। कहाँ पर है 2? यहीं पर है। 3 कहाँ पर है? यहीं पर। मतलब ये एक ही पॉइंट है ना। तो हम इस तरह से बना सकते हैं ये। इसी प्रकार 3 और 4 के बीच भी एक कनेक्ट है, 6 ओम। अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कौन सा कनेक्शन है ये। जहाँ पर 3 ब्रांच बन रही हैं, अगर मैं करंट लूँ यहाँ पर आई, तो मेरी तीनों करंट बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया है, जहाँ पर भी करंट बढ़ जाती है वो कंपोनेंट्स हमेशा पैरेलल में होता है। तो ये तीनों कैसे में कनेक्ट हो जाएंगे? अब पैरेलल में होते हैं। बस आपको यहाँ पर शॉर्ट का कॉन्सेप्ट पता करना था कि शॉर्ट में क्या होता है। तो जब कोई भी 2 टर्मिनल शॉर्ट होंगे तो वो हम एक ही पॉइंट उसको काउंट करेंगे। जैसे 1 3 हो गया और ये 2 4 हो गया। तो ये पैरेलल में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 3/6 1/2 या फिर 2 ओम। फाइनली आपको मिल गया है 2 ओम। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब इस प्रकार का सर्किट होगा, जब कोई भी जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तीनों की वैल्यू सेम है 6 6 6। तो जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है, जैसे ये 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, तो इसको सीधे शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा 6/3 2 ओम। जितने ओम का है और जितने कनेक्टेड हैं, 6 ओम का है, तीनों 6 ओम के हैं। कितना रेजिस्टेंस है? 3 है। तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? 6/3। अगर 8 ओम के 4 है, ठीक है ना, 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है, 80 ओम के हैं 4, तो आंसर हो जाएगा 8/4 2 ओम। सिंपल। अगर बराबर वैल्यू के तो जितने हैं डिवाइड बाई उतना कर दो, तो सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये पैरेलल में सॉल्व कर दिए, ठीक। तो ये 3 है तो 6/3 दैट इज 2 ओम। तो बस यहाँ पे शॉर्ट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जहाँ पर भी शॉर्ट होंगे वो एक ही पॉइंट आपको कंसिडर करना है, और इस प्रकार से सर्किट आपका बन गया पैरेलल सर्किट। तो इसका आंसर आ गया R = 2 ओम। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, यहाँ पर आपको 12 वायर्स दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है 12 वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनल एंड्स। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 12 वायर्स हैं जिनका प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस सेम है, और वो कितना है? R ओम है। उनको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? उनसे हम क्या बना रहे हैं? 12 वायर से क्यूब बना रहे हैं। आपको पता है क्यूब में 12 साइड्स होती हैं, है ना। क्यूब में क्या कितने होते हैं? 12 साइड्स होती हैं, 6 सरफेस होती हैं, टॉप बॉटम, है ना, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, 2 साइड्स की हो गई, 6 सरफेस, और टोटल साइड्स अगर मैं बात करूँ तो 12 साइड्स होती हैं। तो 12 साइड को मिला करके क्या बना दिया उसने? क्यूब बना दिया। और वो कह रहा है कि आपको क्यूब में 2 डायगोनल एंड के बीच का क्या बताना है? रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डायगोनल एंड्स का मतलब जैसे ये हो गया और ये, क्यूब देखा होगा आपने, कोई भी जैसे डाइस ले लो, तो उसमें जो अपोजिट फेस को अगर मैं मिलाता हूँ, जैसे डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल है, ये मैंने इसको मिला दिया यहाँ से, इसका एंड यहाँ मिला दिया, तो ये आपका क्या बन गया? एक डायगोनल्स। ये आपका डायगोनल्स। तो सेम ऐसे क्यूब में भी होता है। तो यहाँ आपके 2 डायगोनल्स होते हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना, ये सॉलिड फिगर है। इसमें कितने होते हैं? इसमें 4 डायगोनल्स होते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, इसका ये और ये, एक ये हो गया, है ना, और एक आपका ये और ये वाला हो गया यूं, और आपका एक ये और एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से 4। तो आपको किसी भी 2 डायगोनल्स के बीच, चाहे आप ऐसे में लो चाहे आप ऐसे कैसे में भी लो, तो आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं इसको देता हूँ 1 पॉइंट, नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, साइड्स की 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया, ठीक है। और भी कोई पॉइंट बचा? ये बचा 8। तो टोटल हमारे इसमें पॉइंट्स कितने मिल गए? 8, ठीक है।
यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई पॉइंट है, ये क्रॉस नहीं हो रही है, 3 डायमेंशनल, ये पीछे है, ये बैक साइड है, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर आपको 8 पॉइंट्स मिल गए। तो मैं कोई भी एक डायगोनल्स ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1 और 8, ठीक है ना, इसमें 1 और 8 को लेके चल रहा हूँ। तो मुझे 1 और 8 के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर पॉइंट 1, इसको मैं लेता हूं पॉइंट 1 और किसके बीच निकालना, 8 के बीच। तो यहां पर मैं लेता हूं पॉइंट 8, ठीक है। अब 1 पे कौन कौन से कनेक्ट हैं, 1 पे आपके कनेक्ट हैं 2, एक तो 2 कनेक्ट है 1 पे, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच। तो कौन कौन सा कनेक्ट है आपके पास, 5 6 2, 5, यहां पर एक डॉट ले लो, यहां पर पॉइंट ले लो, 5 6 2, है ना। कौन कौन सा कनेक्ट है, 5 6 और 2 कनेक्ट है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर अगर मैं करंट लेता हूं, यहां से करंट लेता हूं, तो ये करंट डिवाइड हो रही है 3 पार्ट में, हो रही है ना, यहाँ तीनों पार्ट में करंट डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब पैरेलल में है। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस, प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस R है। तो कितने हो गए ये, 5 6 वाला और 2 वाला, 3 रेजिस्टेंस है, मतलब ये 3 वायर कनेक्ट है इस पॉइंट पे, है ना, इस वाले पॉइंट पे। तो 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों कैसे में होंगे, वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, सर्किट आपका, है ना, 5 6 2, सिंपल। तीनों रेजिस्टेंस, तीनों ये जो है कनेक्ट है 1 वाले पॉइंट पे, 5 6 2 कनेक्ट है आपका। 5 6 और 2 कहाँ कनेक्ट है, 1 पे कनेक्ट है। 5 6 2 कहाँ कनेक्ट है, 1 पे। और कैसे में है ये तीनों, ये पैरेलल में है। बन गया सिंपल, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करना है आपको। अब जो है स्टूडेंट 2 6 3 जो आपके पॉइंट हैं, 2 6 3, 2 6 और 3, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं। 2 6 3 कहाँ कनेक्ट है, 1 पे कनेक्ट है। कैसे में, तीनों ये अलग अलग ब्रांच है, तो पैरेलल में कनेक्ट हो गई, आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको देखना है 8 वाला पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 1 और 8। अब हम देखें 8 पे कौन कौन से आपकी साइड कनेक्ट है। एक तो ये 5 वाला पॉइंट कनेक्ट है 8 पे, एक आपका 4 वाला कनेक्ट है, और एक आपका 7 वाला कनेक्ट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, पॉइंट पे लिख सकते हो आप 5 4 और 7, ठीक है। तो मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस है। और तीनों कैसे में, क्योंकि सेपरेट ब्रांच है ना तीनों, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। वो कैसे में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 1 2 3, और सभी का रेजिस्टेंस आपको पता ही है, सेम है ना, R R R, ठीक। अब देखिएगा आप 2 6 3 और 5 4 7 को मिलाने वाले कौन कौन से रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2 और 5 की। तो कहाँ पर है 2, ये है 2, 2 को कौन मिला रहा है, 2 को मिला रहा है, 2 कहाँ से मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। ये 2 है, ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, है ना, 2 और 4। और 2 से कौन सा मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, तो 2 से 4 भी मिल रहा है, 2 से 7 भी मिल रहा है। ये दोनों अलग अलग ब्रांच है, तो करंट डिवाइड होगी, ऑब्वियसली करंट डिवाइड होगी, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगी। तो एक ये हो गया, फिर ये एक ऐसा आ जाएगा पैरेलल में, U R R। अब और बताइए 2 पे कौन कौन से कनेक्ट है, 4 कनेक्ट था, तो रेजिस्टेंस R आ गया। 7 पे कौन सा कनेक्ट था, ये कनेक्ट था, रेजिस्टेंस R आ गया। और भी कनेक्ट है 1, तो 1 तो यहाँ हो रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 वाले पे। तो 3 पे कौन कौन से कनेक्ट है, 5 और 4 कनेक्ट है, ठीक है। 5 और कौन कनेक्ट है, 4, और दोनों कैसे में है, दोनों ब्रांच अलग अलग हैं, तो ये भी कैसे में है, पैरेलल में है। तो ये हो जाएंगे 1, तो 3 रेजिस्टेंस ये हो गए, 3 ये हो गए, मतलब 3 साइड का रेजिस्टेंस ये हो गया, 3 साइड का रेजिस्टेंस 6 7 8 9 10। अब हमारी 2 साइड बचेंगी, ठीक है ना। और वो दोनों साइड भी कैसे में होंगी, पैरेलल में होंगी। 6 पे देखो, 6 पे 5 है और 7 है, तो ये दोनों साइड भी कैसे में है,
पैरेलल में, ठीक है। तो ये आर 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 बन गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, और लास्ट में तीनों हो जाएंगे सीरीज में। तो इस प्रकार से हम क्यूब का जो है दो डायगोनल्स के बीच रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आर ओम दे रखा है, अगर आपके पास एग्जाम में कुछ इसकी वैल्यू आती है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैंने आपको बताया है 3 बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस है आर, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कैसे करते हैं, सीधे जितनी इसकी वैल्यू है आर और कितने हैं ये 3, आर बाई 3, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आर बाई 6। अब ये सीरीज में हो गया ना, इनको भी करेगा तो आर बाई 3। फाइनली आपके पास 6 एलसीएम, ये हो जाएगा 2r r 2r, तो ये आपका आंसर आ गया 5r बाई 6। किस किस के बीच का, दो डायगोनल्स के बीच का। अगर मैं 1 8 लूँ तो भी इतना ही आएगा, 5 और 2 डायगोनल्स वाला लूँ तो भी उतना ही आएगा। किसी भी डायगोनल्स पे आप लोगे तो 5/6r ही आएगा। अगर आपको r की वैल्यू, सपोज आपको r की वैल्यू 18 ओम दे रही है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 5 × 18/6 कितना हो जाएगा, 30 ओम। 5 3 जा 15 ओम, बट आपको अभी सिर्फ r दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5r बाई 6। कुछ भी नहीं करा हमने, इस क्यूब को जो है इसकी साइड्स को देखा है, इसके पॉइंट्स को लिया है, और जहाँ जहाँ पर वो ब्रांचेस बन रही हैं उनको पैरेलल में लिया है, सिंपल। और पॉइंट्स देखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। जैसे 1 की मैं बात करूँ तो 1 पे 2 6 3, ये हो गया 2 6 3। उसके बाद 8 पे कौन कौन से लिए, 5 4 7 पैरेलल में हो गए। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, जो ये पॉइंट है इनके बीच के, जैसे 2 5 6 3, इनके बीच के पॉइंट को देखा हमने, तो सारे के सारे पैरेलल में ही हो रहे हो, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस है ना, ठीक है ना, अलग अलग ब्रांचेस बन रही हैं तो पैरेलल कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे बाकी जो 6 हमारी साइड्स छूटी वो भी पैरेलल में थी, तो हमारा इस प्रकार से सर्किट बन गया। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 5r बाई 6, ठीक है। तो ये है आपका क्यूब वाला क्वेश्चन। इस प्रकार से थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो है क्वेश्चन किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चन किए, और ओम्स लॉ के रिगार्डिंग तो हमने क्या किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही अब थोड़ा चलते हैं केसीएल केवीएल की तरफ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आई बटन पे जाकर के जो ये लेक्चर्स देख रहा है, जो ये क्वेश्चंस को देख रहा है, पहले उस टॉपिक को जरूर देखा। अभी इसमें केवीएल लगना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, केवीएल क्या होता है वो पता होना चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कैसे हम पोलैरिटी लेते हैं, किस प्रकार से हम जो है पोलैरिटी का चयन इसमें किया जाता है, किस प्रकार से हमें पोलैरिटी लेनी होती है, कैसे हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आप जरूर देखिए। जो नए हैं, जो बच्चे देख रहे हैं प्रॉपर, तो वो इस क्वेश्चन को देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व ट्राई करिए, नहीं होता है फिर आप पॉज करके उसके बाद आप जो है इसको देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है करंट आई की वैल्यू, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको केवीएल अप्लाई करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कैसा, इसमें क्या है। यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज सोर्स गिवन है, एक 60 वोल्ट का, एक आपका 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस 60 वोल्ट के इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस 1 ओम कनेक्ट है, इस 12 वोल्ट पे आपका 1 ओम कनेक्ट है। तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, मतलब यहाँ ऊपर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो इस 1 ओम पे 12 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये हो गया, इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट होगा, इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 60 वोल्ट होगा। मीन्स हमें इन दोनों पे वोल्टेज पता चल चुका है हमें, ठीक है। अब हमारा सिर्फ हमारा एक ही यहाँ पर लूप रह जाएगा, वो ये वाला लूप रह जाएगा, ये हमारा एक सिंगल लूप लग जाएगा, और इस सिंगल लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है। तो अब जब मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये जो 60 वोल्ट आपको दिख रहा है वो कहाँ पर ड्रॉप आ गया, आपका यहाँ पर ड्रॉप आ गया ना। और जो आपको ये 12 वोल्ट दिख रहा है, ये ड्रॉप आपका किस रेजिस्टेंस पे आ गया, वो ड्रॉप आपका आ गया 1 ओम के रेजिस्टेंस पे आ गया।
सेम जैसे पोलैरिटी थी वैसे ही आपको लेनी है, जैसे उस वोल्टेज से पोलैरिटी थी सेम वही पोलैरिटी रहेगी। तो ये 12 वोल्ट का आपका क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ठीक है ना। अब हम इस हमारे पास एक क्या आ गया, एक लूप, एक मैश इसको कह सकते हो। ठीक है ना। लूप और मैश मैंने आपको बताया है, लूप को फर्दर डिवाइड हो सकता है लेकिन मैश फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये मैश है यहाँ पे। ठीक है ना। इससे पहले लूप बना था, बाहर का फिर अंदर का, है ना। तो इस लूप में आप देखिए आपको इसमें KVL अप्लाई करना है, और KVL अप्लाई करने के लिए आपको पोलैरिटी का ध्यान देना है। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन आपको लेना है। तो साइन लेने के लिए मैंने एक दो न्यूमेरिकल कराए भी थे, लेकिन मैं बता देता हूँ साइन कैसे लेना है आपको। अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, इस 60 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं KVL लगाना, ठीक है। अगर आपने माइनस पोलैरिटी ली है तो माइनस, ये फर्स्ट पोलैरिटी है, सेकंड पोलैरिटी प्लस। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसकी आपको फर्स्ट ही पोलैरिटी लेनी है। अगर आप फर्स्ट ले रहे हो, माइनस से ले रहे हो, तो इसकी भी जो फर्स्ट पोलैरिटी होगी वो लोगे, इसकी भी जो फर्स्ट पोलैरिटी होगी वो लोगी, इसकी भी फर्स्ट पोलैरिटी वो लोगे। अगर आप सेकंड पोलैरिटी ले रहे हो तो यहाँ भी आपको सेकंड ही लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे कर रहे हो, माइनस ले रहे हो, यहाँ कुछ भी ले रहे हो, यहाँ भी अपनी मर्जी से ले रहे हो, तो आंसर आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब देखिए पोलैरिटी पहले कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक उसमें बताया था KCL केवल में। ये आपका एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और इसमें आई करंट ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है रेजिस्टेंस में। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इसका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा हमेशा। ऐसे करंट आ रही है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, और यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पे VA पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है VB पोटेंशियल है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ये हायर पोटेंशियल है। तो अगर मैं इस I की वैल्यू बताऊँ आपको तो क्या हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू ये पोटेंशियल VA माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन उसका रेजिस्टेंस, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। बट अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जब कोई रेजिस्टेंस आपके पास दिया है और उसमें करंट इस तरह से एंटर कर रही है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका, ये क्या होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उसने पहले ही मार्क करी हुई है, तो सेम वही करंट ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पहले वोल्टेज की पोलैरिटी थी तो वो हमने ले लिया है। इसमें भी अब यही करंट ऐसे ही फ्लो होगी, है ना। ये करंट ऐसे आएगी ना तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस ये काम, पहला काम आपका यही है, आपको पोलैरिटी मार्क करनी है। पोलैरिटी पता होना चाहिए आपको। तो किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट एंटर कर रही है तो पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी हो जाती है। ठीक है। ये सबसे बेसिक है, इसको आपको पता होना चाहिए। बस ये आपको पता है तो आप आसानी से KVL अप्लाई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किसी भी लूप में सभी जितने भी रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या होता है, पूरे वोल्टेज ड्रॉप का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपका वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहलाता है। ठीक है ना। अब हम इसमें KVL अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो 60 वोल्ट का सोर्स था तो ये हो गया, तो इसमें वोल्टेज कितनी हो गई, गिवन है ऑलरेडी, कितनी वोल्टेज है 60। अब मैं फर्स्ट पोलैरिटी से कर रहा हूँ स्टार्ट, मैं फर्स्ट पोलैरिटी ही ले रहा हूँ -60। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया इसमें वोल्टेज, इसमें कितना वोल्टेज आएगा, इसमें आपको वोल्टेज गिवन नहीं है लेकिन करंट गिवन है ना, I करंट है। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR तो होता है, ये I हो गया, ये R कितना है 2, तो कितना वोल्टेज हो गया इसके अक्रॉस 2I। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए V1 है, V2 है, इसमें V2 है और इसमें क्या है V3। ठीक है ना। V1 V2 V3 और ये एक 60 वोल्ट का ये, तो इन सब का सम कितना होगा 0। यही आपका किरचॉफ वोल्टेज नियम होता है। ठीक है। वोल्टेज बोलो या फिर इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप, एक ही बात है। ठीक है। ये 2I हो गया। अब इसमें देखो ये I करंट, अब इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी वोल्टेज दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था ना पैरेलल में, ये 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब ध्यान रखो ये प्लस क्यों आया, क्योंकि मैंने इसकी माइनस पोलैरिटी पहली पोलैरिटी ली, इसकी पहली पोलैरिटी प्लस है, इसकी पहली पोलैरिटी क्या है प्लस है, तो +12। ओके। नेक्स्ट, इसकी पहली पोलैरिटी कितनी है +3 इंटू I, 3 इंटू I सॉरी 2 में 2 इंटू I इज इक्वल टू 0। बस ये आ गया था ना, अब हम ये आ गया ना स्टार्टिंग में। ठीक है।
तो ऐसे में हमने क्या लगाया, क्लॉकवाइज लगा दिया, कैसे भी लगाओ आप, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 2i दैट इज 4i, कितना हो जाएगा ये 4i, -60 + 12, तो इसको कम करो तो कितना हो जाता है 48, माइनस का आएगा, ठीक है ना, -48 इज इक्वल टू 0। 4i इज इक्वल टू ये उधर जाके 48 हो जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगा 48/4। सो i की वैल्यू आ गई आपके पास 12 एम्पियर। तो देखिए कैसे हमने KVL अप्लाई किया और हमने सर्किट करंट i की वैल्यू निकाल दिया 12 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 एम्पियर इस करंट की वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने KVL लगाया आपको पहली पोलैरिटी लेके, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब मैं इस पोलैरिटी को लेके आपको KVL लगाना बताता हूँ। दोनों कंडीशन में यही आंसर आएगा 12 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, इससे किया था, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कितना 60 वोल्ट, यहाँ से किया था मैंने माइनस पोलैरिटी ली थी। अब मैं प्लस पोलैरिटी लेता हूँ 60 वोल्ट, कितना हो जाएगा 60। अब इसकी सेकंड पोलैरिटी क्या है, -2i, इसकी सेकंड पोलैरिटी क्या है माइनस, कितना ड्रॉप है इस पर 12, इसकी सेकंड पोलैरिटी क्या है माइनस, कितना वो ओम का है 2, और आई करंट इसमें फ्लो हो रही है ना, ये करंट आई यहाँ पे तो आ रही है, तो कितना हो जाएगा ड्रॉप, कितना हो जाएगा ड्रॉप बराबर वोल्टेज V इज इक्वल टू ड्रॉप बराबर आई आर ना। तो आई कितना है, आई तो आई है, नहीं पता है हमें, आर कितना है 2, तो 2i। यहाँ से भी वही आंसर आएगा, आपकी मर्जी है आप पोलैरिटी कैसे ले रहे हो, बस यही ध्यान रखना है। फर्स्ट पोलैरिटी अगर कंसीडर की है तो सभी में फर्स्ट पोलैरिटी आएगी, सेकंड पोलैरिटी अगर कंसीडर की है तो सभी में सेकंड पोलैरिटी ही आएगी। अब इसको सॉल्व करो, 60 - 12 ये हो जाएगा, ठीक है, -2i तो -4i इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4i यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 4i इज इक्वल टू 48। देखिए बस आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, कंसेप्ट आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप कैसे भी KVL अप्लाई करो, आंसर हमेशा सही ही आएगा। अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं है, पोलैरिटी आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको KVL नहीं लगाना, अप्लाई करना नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे KVL अप्लाई करना है, कैसे इसमें पोलैरिटी का ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन आज करा है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूँ आपके हिसाब से, जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, मैं सही तरीके से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ITI का है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना, डिप्लोमा का है, तो आप जो है ज़रूर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इससे आगे इसी पे ऐसे ही क्वेश्चन हम 2-3 लेक्चर्स में लेते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर से धन्यवाद आपका, धन्यवाद।